जो उम्मीदवार है वो नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ आपको बता दें कि राज्यसभा को लेकर जो उम्मीदवार है वो नामांकन के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ मौजूद है। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नामांकन के लिए यहाँ तमाम जो उम्मीदवार हैं मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और इस तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधा। बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशियों का नामांकन, और नामांकन की तस्वीरें लखनऊ से सीधा आप देख रहे हैं। बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशी यहां पहुंचे हुए हैं, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सीधा नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे प्रत्याशियों की तस्वीरें सीएम योगी प्रत्याशियों के साथ इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम जो 8 प्रत्याशी हैं वो नामांकन के लिए पहुंचे हैं। लखनऊ से सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यसभा के प्रत्याशियों का नामांकन का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और योगी आदित्यनाथ मौजूद है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने नामांकन किया। ये देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस वक्त हाथों में पेपर लिए हुए नामांकन भरते हुए, और बाकी के जो सभी प्रत्याशी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस वक्त नामांकन भर रहे हैं। बराबर में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, बाकी के प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद हैं। केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, तो डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं, सीएम मौजूद हैं। 8 प्रत्याशी योगी के साथ मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने नामांकन कर लिया है। नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान जो सीधा तस्वीरें आ रही हैं वो आप देख रहे हैं। बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशियों का नामांकन। लखनऊ से सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें जहां लक्ष्मीकांत वाजपेयी नामांकन कर चुके हैं, बाकी के प्रत्याशी मौजूद हैं। नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 8 प्रत्याशी हैं और यहां मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ डिप्टी सीएम मौजूद हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। लखनऊ से सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं। 8 प्रत्याशी मौजूद हैं। नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, अभी क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्योंकि तस्वीरें तो बता रही हैं कि 8 प्रत्याशी मौजूद है, नामांकन प्रक्रिया चल रही है, और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के 8 राज्यसभा के प्रत्याशी इस समय नामांकन कर रहे हैं। विधानसभा के टंडन हॉल में नामांकन चल रहा है और उनके साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। जिस तरीके से कल देर रात को 2 और नामों का ऐलान किया गया था, इस तरीके से राज्यसभा भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी 8 प्रत्याशियों का इस समय नामांकन टंडन हॉल में करवा रही है। जी ठीक है। नरेंद्र, क्या लग रहा है किस तरीके के समीकरण आगे देखने को मिलेंगे, और क्योंकि राज्यसभा के लिए प्रत्याशी फिलहाल नामांकन कर रहे हैं, अब आगे की किस तरीके की प्रक्रिया रहने वाली है, क्या कुछ रहने वाला है, देखने मिलने वाला है, ये तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं और 8 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। अगर 11 प्रत्याशियों से संख्या ज्यादा होती है तो वोटिंग होगी। अगर 11 ही प्रत्याशी रहते हैं तो सभी प्रत्याशी विजयी घोषित किए जाएंगे। 8 भारतीय जनता पार्टी के और 3 समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें जयंत चौधरी शामिल है आरएलडी के। चुनावी समीकरण की बात की जाए तो करीब 12 से 15 ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी के पास फालतू कहे जा सकते हैं, यानी कि ज्यादा थे 3 राज्यसभा उम्मीदवारों की वोटिंग के बाद। और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी पहले 7 सदस्यों को उतारने के मूड में थी, उसके संकेत मिले थे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि 3 ही प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8 प्रत्याशियों का नामांकन इस समय कराया जा रहा है और ये 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के भी विजयी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी विजयी हो जाएंगे। जी ठीक है नरेंद्र, अगर इन 8 प्रत्याशियों के नामों की बात करें तो कौन कौन से नाम इसमें शामिल हैं, वो जानना चाहेंगे। देखिए इसमें राधा मोहन अग्रवाल हैं, जो करीब 20 सालों तक विधायक रहे हैं। उन्होंने अपना विधान परिषद की सदस्यता छोड़ी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पिछले कार्यकाल में। और इसके बाद एक बड़ा नाम है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो है प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और 2014 में जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में बड़ी जीत हासिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी को, तो उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। और गोरखपुर शहर से विधायक भी रहे हैं डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। उसके बाद नाम आता है सुरेंद्र सिंह नागर का और बाबूराम निषाद भी अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो बाबूराम निषाद जो है उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं विभाग विकास निगम के अध्यक्ष भी हैं। और इसके अलावा दर्शन सिंह शामिल हैं और संगीता यादव भी शामिल हैं जो नामांकन कर रही हैं। यूपी भाजपा में महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं दर्शना सिंह। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरा 8 राज्यसभा के जो प्रत्याशी हैं इस समय नामांकन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी से पुराने समय से जुड़े रहे हैं और एक वफादार कार्यकर्ता कहे जा सकते हैं, नेता कहे जा सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक काम किए हैं। अगर बात की जाए तो संगीता यादव की, तो ये गोरखपुर की चौरा चौरी से विधायक रही हैं। इसी तरीके से जो नाम अभी पिछली रात में आए हैं उनमें हैं डॉक्टर के लक्ष्मण हैं और मिथिलेश कुमार भी शामिल हैं, ये भी नामांकन कर रहे हैं। भाजपा पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर के लक्ष्मण। तो इस तरीके से देखा जाए तो सभी कद्दावर नेता रहे हैं। एक राजनीति में एक बड़ा पद रहा है और एक बड़ा अनुभव भी रहा है, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज कर लेना चाहेगी। साथ ही क्षेत्रीय समीकरण भी साथ रही है, जातीय समीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी आगामी लोकसभा 2024 के चुनावों की तैयारी कर रही है। इसी के मद्देनजर क्षेत्रीय जातीय और अनुभव का सभी का समीकरण लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और 8 लोगों का नामांकन आज करवा रही है। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र, और इन प्रत्याशियों के अलावा कौन कौन मौजूद है? देखिए यहाँ पर नामांकन में हो रहा स्वतंत्र सिंह मौजूद हैं और साथ में कहा जा सकता है कि तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं टंडन हॉल में, जहाँ पर नामांकन किया जा रहा है। पहले सभी प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बुलाया गया था और उसके बाद वहां से सीधे सभी लोग विधानसभा आए और विधानसभा के टंडन हॉल में पहले से ही नामांकन प्रक्रिया के लिए वहां पर अधिकारी मौजूद थे और अधिकारियों के साथ बैठ करके सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का देखने में मिलता है कि अगर नामांकन करना होता है राज्यसभा का हो या विधान परिषद का हो, तो एक पूरी तैयारी के साथ किया जाता है और लगभग सभी प्रत्याशी एक ही दिन नामांकन करते हैं और उसमें बड़े नेता भी शामिल होते हैं, पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी नामांकन में शामिल होते हैं। इसे एक तरीके का बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया जाता है, एक दिशा दिखाई जाती है। और जिस तरीके से नामों का ऐलान होता है, बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं, बहुत से नेता ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा या उनको टिकट दिया जा रहा है। तो इससे
जो जिनको राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी मिली है, कहीं ना कहीं वो भी इसे एक सरप्राइज के रूप में ले रहे हैं कि पार्टी ने उनको मौका दिया है और पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। तो इसलिए उनमें भी खुशी की एक लहर है और वो भी बात कर रहे हैं कि हम पार्टी के लिए काम किए थे, हमको जिम्मेदारी मिलेगी, हम बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ और पूरे दमखम के साथ नामांकन करवा रही है और इसका मैसेज दूर तक देने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरीके से 2024 के समीकरण को देखते हुए सारी गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी में इस समय चल रही है। जी बिल्कुल नरेंद्र, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, नामांकन से पहले एक बैठक भी रखी गई थी बीजेपी की तरफ से, क्या कुछ चर्चाएं उस बैठक में रही थी? देखिए, बीजेपी बैठक करती है तो निश्चित तौर पर जो नेता उसमें शामिल होते हैं, पदाधिकारी शामिल होते हैं, तो क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करते हैं कि किस तरीके से उनके क्षेत्र में समस्याएं हैं और पार्टी के जो एजेंडे होते हैं, सरकार जिस एजेंडे पे काम करती है उस पर फोकस किया जाता है कि लोगों तक ये बातें पहुंचाई जाए। जो पीएम की महत्वाकांक्षी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, चाहे पीएम आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, उत्तर प्रदेश में मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए हैं, साथ ही रोजगार के मामले में ओडीओपी की जो योजनाएं चल रही हैं, सारी योजनाओं पर चर्चा चलती है कि इसमें इन सारी उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाया जाए, डोर टू डोर काम किया जाए। और निश्चित तौर पे इस समय की जो बैठकें हो रही हैं उसका फोकस 2024 का आम चुनाव होता है, जिसमें क्षेत्रीय पदाधिकारी होते हैं, विधानसभा के पदाधिकारी भी शामिल होते हैं। तो जो नए लोग आज शामिल हुए थे, इससे पहले बीजेपी कार्यालय पर उनकी बैठक हुई थी, उनसे बातें हुई थी, तो एक तरीके से रस्म अदायगी भी होती है कि प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, उनके साथ बात होती है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को इससे मजबूती मिलती है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का इनको मनोबल बढ़ता है इनका। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो लोग अचानक आए हैं राज्यसभा के लिए, उनको पार्टी लाइन में एक तवज्जो दिया जाता है और उनका नामांकन करवाया जा रहा है इस समय। तो उसका लाभ लेने का प्रयास किया जाता है कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का है, जितना अनुभव है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए और उसके अनुभव का ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जाए। जी बिल्कुल नरेंद्र, हालांकि तस्वीरें भी है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार ही दिखा रहे हैं। नरेंद्र, क्या नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और लगभग कब तक पूरी हो जाएगी, और अगर प्रोसेस की बात करें तो अगला स्टेप क्या होगा नामांकन के बाद? देखिए, नामांकन प्रक्रिया 15 से 20 मिनट तक चलती है। 8 राज्यसभा सदस्य हैं जो बीजेपी की तरफ से नामांकन कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि 4 से 5 अधिकारी हैं और बीजेपी के कई नेता भी वहां पर मौजूद हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा इनके नामांकन में। और नामांकन से पहले ही बीजेपी कार्यालय पर इनकी बैठकें हो चुकी हैं और नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जो बातें सामने आ रही हैं कि बीजेपी के 8 हो गए हैं, पूरे नामांकन कर दिए हैं और सपा की तरफ से 3 कर दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में 11 राज्यसभा सदस्यों के लिए सीटें खाली हुई थी और इसके लिए जो दावेदारी थी, अब बीजेपी की तरफ से 8 पूरी हो चुकी है और सपा की तरफ से 3 हो चुकी है। तो ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि कौन पार्टी कितने प्रत्याशियों को मैदान में सामने ला रहा है। जी बिल्कुल नरेंद्र, जैसा कि आपने इससे पहले भी जानकारी दी कि 8 प्रत्याशी जो है यहाँ पर मौजूद है और उसमें लक्ष्मीकांत का नाम जो है काफी जाना माना है। बाकी के 7 प्रत्याशियों की अगर बात करें तो किस तरीके का उनका रसूख रहा है, किस तरीके की उनकी कार्यशैली रही है जिसके चलते उन्हें प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने चुना है राज्यसभा भेजने के लिए? देखिए, जितने भी नाम है उसमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी में पहले से जुड़े रहे हैं। सबका 20 से 25 साल का अनुभव रहा है और कहीं ना कहीं ये संगठन में मजबूत पदों पर हैं, यानी कि उनके वो एक्टिव हैं और संगठन के लिए काम करते हैं। अगर बात की जाए डॉक्टर जी लक्ष्मण जी, जिनका नाम अभी कल ही रात में फाइनल हुआ है, तो ये भारतीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी लक्ष्मण। तो पार्टी के लिए निश्चित तौर पर इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। ऐसे में इनको एक बड़ी जिम्मेदारी और दी गई है कि अब वो राज्यसभा में जाएंगे और जो उनके अनुभव रहे हैं काम करने के, वो सारी चीजें सदन में उठाएंगे और सदन के माध्यम से पूरे देश में ये सारी बातें जाएंगी। तो उसका भारतीय जनता पार्टी लाभ
लाभ लेना चाहती है। अगर बात की जाए मिथिलेश कुमार की, तो मिथिलेश कुमार शाहजहां से सांसद रह चुके हैं और पुवाया विधानसभा सीट है, वहां से विधायक रहे हैं। मिथिलेश कुमार, इनका भी एक लंबा चौड़ा अनुभव रहा है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो सभी प्रत्याशी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मजबूत पिलर कहे जा सकते हैं, जिनकी वापसी हुई है। अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात की जाए तो इनका भी एक लंबा चौड़ा कार्यकाल रहा है, बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और एक तेज तर्रार नेता माने जाते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। अगर बात की जाए जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उस समय धरना प्रदर्शन और तमाम आंदोलन का नेतृत्व लक्ष्मीकांत वाजपेयी किया करते थे। और जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बड़ी जीत मिली और यूपी में बड़ी जीत मिली, तो उस समय भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के। और अभी जब पिछला चुनाव हुआ 2022 का विधानसभा का, तो इसमें भी इनको पार्टी में ज्वाइनिंग कमेटी थी, उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी के नेतृत्व में बहुत सारे कद्दावर नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा और इनको कार्यकारिणी में जगह कुछ लोगों को दिलवाई। और बहुत से ऐसे नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, तो उसके बाद उसका लाभ बीजेपी को चुनाव में मिला। तो इस तरीके से सभी कद्दावर नेता रहे हैं, सभी का अपना एक कार्य करने का और लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। बाबूराम निषाद हैं, बाबूराम निषाद भी उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष हैं। तो ये पिछड़े वर्ग से आते हैं बाबूराम निषाद। तो इनकी पकड़ जिस जातीय वोटरों में है और बैकवर्ड की अगर बात की जाए तो बहुत सारे इनकी वोटरों की संख्या काफी है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से बाबूराम निषाद अगर राज्यसभा में जाते हैं तो उसका लाभ कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए संगीता यादव की, तो ये इनका गोरखपुर से रही हैं और इनका चौरी चौरा से विधायक भी रही हैं। तो इस तरीके से इनको भी राज्यसभा भेजा गया है। और सुरेंद्र नागर हैं, सुरेंद्र नागर का भी एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, इनको भी भेजा गया है राज्यसभा के लिए। तो जितने भी नाम हैं कहीं ना कहीं वो या तो अपने वर्ग में क्षेत्र में बड़ी पहचान रखते हैं, पकड़ रखते हैं। और अगर वोट बैंक की बात की जाए तो उनके स्वजातीय वोट बैंक की एक अहम भूमिका निभाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसी तरीके से बात की जाए राधा मोहन दास अग्रवाल जी, तो इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए विधान परिषद की सीट छोड़ी थी और इसके बाद इनको कोई चुनाव में टिकट नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं इनको लेकर के बीजेपी के अंदर और बाहर भी नाराजगी चली थी। और चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने कई बार इनके ऊपर बातें किया था कि अगर वो चाहें तो उनको टिकट दिया जा सकता है राधा अग्रवाल को। तो राधा मोहन दास अग्रवाल सपा की तरफ नहीं गए और पार्टी में बने रहे और पार्टी के साथ उन्होंने वफादारी से काम किया। इसका इनको लाभ मिला है और इनको पार्टी आज राज्यसभा भेज रही है नामांकन करवा के। जी से बीजेपी ने तमाम बैठकें की और जिस तरह से अपने उम्मीदवारों को उतारा है, प्रत्याशियों को उतारा है राज्यसभा के लिए, पूरी तरह से जो बीजेपी है अलर्ट मोड पर है, एक्टिव भी है। यानी कि जो 2024 के चुनाव है उनको लेकर बीजेपी एक खाका जो है वो तैयार कर चुकी है, एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी वो तय कर चुकी है। बिल्कुल निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी चुनावों को देखते हुए सारी गतिविधियां संचालित कर रही हैं। अभी आने वाले दिनों में विधान परिषद के लिए चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में कई सीटें खाली हैं, तो उसमें भी देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, चाहे जातीय समीकरण हो या। ठीक है नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए। तो नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।